गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का जो उद्घाटन है ये कौन करेगा। हाई सी ट्रीटी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। समर्थ योजना के बारे में जानेंगे। दुनिया का पहला बम्बू क्रैश जो बैरियर है ये कहाँ पर लगाया गया है, डिस्कस करेंगे। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, डिस्कस करेंगे। 2023 का प्रतिष्ठित पेन या नाबोको पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने जीत लिया है तीसरा T20 मैच, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए किस राज्य ने UNEP के साथ एक समझौता किया है। लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर जिसे हम कहते हैं एरिथ्रिटोल के प्रयोग से जोखिम की संभावनाएं बढ़ी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नदियों के किनारे बसे शहर, यानी कि नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है। विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास का पहला सवाल है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का जो उद्घाटन है कौन करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब उद्घाटन होगा तो नई दिल्ली में 10 मार्च को किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं इसकी थीम क्या है, यानी कि इस बार का इसका विषय क्या है, विषय आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इस बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच का जो विषय है वो बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। जो जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र तेजी से बदलते आपदा जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में स्थानीय क्षमताओं के निर्माण के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 सूत्रीय एजेंडे से जुड़ा हुआ है। इससे पहले यह सम्मेलन कब हुआ था तो याद रखेंगे इससे पहले 2013 और 2017 में हो चुका है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि करंट अफेयर से ही संबंधित है। याद होगा आप सभी को कि जो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन, ये कहाँ पर है, मिजोरम में, को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया। ये याद रखेंगे दोनों पॉइंट। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है ये हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, इसे अच्छे से रट लेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2005। लागू कब किया गया था तो इसे लागू किया गया था जनवरी 2006 में। 2023 में एनडीआरएफ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है एनडीआरएफ ने, तो याद रखेंगे 2023 में 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनडीआरएफ के द्वारा। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ड्रोन फोर्स किसके द्वारा बनाई गई, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से याद हो गया होगा। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था।
अब आप मुझे बताइए कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगों आपको दिखाई देगा, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। जो भी अपडेट होगा या जो भी PDF होगी वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर कहाँ लगाया गया है? बैम्बू आप समझ रहे होंगे, ये बांस का जो बैरियर है, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये दुनिया का लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा है। इसे लगाया गया है महाराष्ट्र में। याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र के एक हाईवे पर दुनिया का पहला बम्बू क्रैश जो बैरियर है ये लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री यानी कि नितिन गडकरी ने इसे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खास उपलब्धि बताया है। और फ्रेंड्स, ये जो क्रैश बैरियर है इससे स्टील का सही विकल्प है। ये इस बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। इसका नाम याद रखेंगे, नाम पूछा जा सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि दुनिया का पहला कहाँ लगाया गया है, तो महाराष्ट्र, इजीली याद रखेंगे। दूसरा बनेगा क्वेश्चन कि इसका नाम क्या है, तो बाहुबली इसका नाम रखा गया है, जो कि वाणी बरोरा हाईवे पर 200 मीटर के दायरे में लगाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाया किस बांस से गया है, तो पूछा जा सकता है। इसे बनाने में बम्बूसा बालकोआ प्रजाति का बांस इस्तेमाल किया गया है। तो इससे 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला, कहाँ बनाया गया है या कहाँ लगाया गया है? महाराष्ट्र। नाम क्या है? बाहुबली नाम है इसका। और किस बांस का इसमें प्रयोग किया गया है? तो बम्बूसा बालकोआ प्रजाति का बांस इसमें इस्तेमाल किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं दुनिया का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। याद होगा आप सभी को कि जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। जापान के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है, जिससे पैसों की जगह क्या निकलेगा? गोल्ड निकलेगा। दुनिया का पहला क्लोन जो जंगली आर्कटिक भेड़िया है, जिसका नाम रखा गया माया, इसे किसने बनाया? तो इसे चाइना ने बनाया है। याद रखेंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो मैप में आप सभी महाराष्ट्र की लोकेशन देख सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, तो राजधानी मुंबई है, वर्तमान में यहाँ के CM एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल हाल ही में बने हैं, याद रखेंगे, रमेश बैस हैं। निर्वाचन सीटों में अगर बात कर दी जाए तो यहाँ लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 288 हैं। लोक नृत्य है लावणी। प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी और भीमा नदी। यहाँ की प्रमुख झील है लोनार झील। प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में, तो ताडोबा नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, मालवन समुद्री अभ्यारण्य और नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में। राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष है आम। प्रमुख मंदिर हैं कैलाश मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर। अच्छा, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में किस किस के मुख्यालय और हेडक्वार्टर हैं, तो याद रखेंगे RBI, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI आदि। इन सभी के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है, तो फ्रेंड्स इस खिताब को भारत ने जीत लिया है। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जूनियर कबड्डी जो विश्व चैंपियनशिप का खिताब है ना, ये भारत ने पहली बार जीता है। तो पूछा जा सकता है भारत ने किसे हरा कर जीता है, तो ईरान को हरा कर जीता है। और ईरान में ही इसका आयोजन किया गया था, उमरिया में। याद रखेंगे, पहली बार भारत ने इसमें भाग लिया और पहली बार में ही यह खिताब लिया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि तीसरी अखिल भारतीय रैकेट लॉन ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है, तो नादल ने जीत लिया है। दिग्गज खिलाड़ी सानिया ने यानी कि सानिया मिर्जा ने लाल बहादुर टेनिस स्टेडियम में प्रदर्शनी मैचों में खेलकर टेनिस को अलविदा कह दिया है।
महिला T20 क्रिकेट विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने अपने नाम किया और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ये भारत ने जीता है। एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अगला सवाल है कि सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो 30 जून 2024 तक रहेगी। कहाँ पर? सशस्त्र सीमा बल के डीजी के रूप में। एसएसबी याद रखेंगे, ये नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करती है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सुरक्षा बलों में से एक है। मुख्यालय कहाँ पर एसएसबी का? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे महिला नियुक्ति लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कि मेघना अहलावत टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। लीसा स्टालेकर ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है इसलिए ऐड कर दी थी, दिलीप तिर्की। अगला सवाल है कि मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो फ्रेंड्स घोषणा कर दी गई है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा और मणिक साहा जो हैं ये फिर से त्रिपुरा के सीएम बनने वाले हैं और जल्द ही ये त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ लेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो मैप में आप सभी त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिए, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है तीनों ओर से, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा याद रखेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, जिसमें त्रिपुरा भी शामिल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में किस देश को 92 रन से हराकर श्रृंखला 3.0 जीत ली है। तो फ्रेंड्स भारत ने नेपाल को हरा दिया है और ये श्रृंखला भारत ने जीत ली है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं। नेपाल की जो सीमा है भारत के किन राज्यों से लगती है, ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? वही तो सार्क का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय काठमांडू में है। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। अगला सवाल है कि शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए किस राज्य ने यूएनईपी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो शहरी शीतलन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए ये जो हस्ताक्षर किए गए ना, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। किसके साथ? यूएनईपी के साथ। तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर तमिलनाडु राज्य कार्य योजना के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापक शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन तमिलनाडु और यूएनईपी के बीच शहरों में शीतलन की तेजी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। अगला सवाल है कि हाल के शोध के अनुसार लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर एरिथ्रिटोल के प्रयोग से जोखिम की संभावनाएं बढ़ी हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है साइंस से रिलेटेड। तो याद रखेंगे दिल के दौरे की जो बीमारियों की संभावना है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। कृत्रिम स्वीटनर आप समझ रहे होंगे, शुगर फ्री जिसको बोलते हैं। देखा होगा आपने, एक छोटी सी डिब्बी आती है जिसमें शुगर फ्री, जो लोग चीनी नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए रहता है। ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो हाल के शोध के अनुसार लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रिटोल के प्रयोग से दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम की संभावनाएं बढ़ी हैं। शोध के नतीजे बताते हैं कि एरिथ्रिटोल ने प्लेटलेट को सक्रिय करने और क्लोट बनाना आसान कर दिया है। एरिथ्रिटोल प्लेटलेट
रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो थक्के का कारण बनती हैं। जब वे एक साथ टकराते हैं, प्लेटलेट्स का ऐसा एकत्रीकरण शरीर के विभिन्न भागों में रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। और जब ये रक्त आपके दिल तक पहुंचता है और ये अवरोध होता है नालिका में, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। जब यह रक्त वाहिकाओं में हृदय अथवा मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती हैं, तो हृदय संबंधी घटनाएं घातक हो सकती हैं या फिर नहीं भी। एरिथ्रिटॉल क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का चीनी मादक पेय है, यानी कि चीनी के स्थान पर लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो याद रखेंगे, इस समय ये सुर्खियों में है, तो क्वेश्चन यहाँ से साइंस का बन सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद करेंगे। हाई सी ट्रीटी ये किससे संबंधित है, आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पर हस्ताक्षर किसने कर दिए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कर दिए गए हैं। अब है क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित दुनिया के महासागरों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली बार हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 38 घंटे की बातचीत के बाद इस संधि पर समझौता हुआ। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किया गया था। कुल मिलाकर ये जो ट्रीटी है ना, ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित है और संयुक्त राष्ट्र ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए, इजीली आप सभी इसे याद रख सकते हैं क्योंकि सी इसमें छुपा हुआ है, सी यानी कि समुद्र। तो ये ट्रीटी किससे संबंधित है? तो महासागरों से संबंधित है। आगे डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र हाई सी ट्रीटी क्या है। यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाएगी। यह संधि दुनिया के 30% महासागरों को संरक्षित क्षेत्र में लाती है और समुद्री संरक्षण में अधिक खर्च करती है और समुद्र में खनन के लिए एक नए नियम तय करती है। संधि का जो उद्देश्य है वो गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। यह संधि इस बात पर प्रतिबंध लगाएगी कि खुले समुद्र में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स यानी कि IUCN के अनुसार लगभग 10% समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इसके अलावा संकटग्रस्त प्रजातियों में से 41% जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। सेलफिश, शार्क, वेल समुद्री भोजन और दवाओं के रूप में उपयोग के कारण विशेष दबाव में है। तो याद रखेंगे, इस IUCN द्वारा लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। सदस्य देश 193 हैं। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से बांटा गया है, जिसमें आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वहीं बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की। तो यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो अपनी रचनाओं में परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को एक नई दृष्टि से देखते हैं। यह पुरस्कार पैन अमेरिका द्वारा द्विवार्षिक रूप से लेखकों, मुख्य रूप से उपन्यासकारों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी ओपेरा सिंगर और अनुवादक दामित्री नाबोकोव द्वारा स्थापित व्लादिमीर नाबोकोव फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपड़ा मंत्रालय। यानी कि जो खबरों में रही है ना समर्थ योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। डिस्कस करेंगे इस योजना के बारे में।
समर्थ यानी कि स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। योजना एक व्यापक कौशल पहल है जिसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना है। इसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। भारत सरकार समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों को शामिल करने की योजना बना रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। मथुरा, आगरा, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना। हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो याद रखेंगे गंगा नदी। सोकोबा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिरोजपुर, लुधियाना ये जो शहर हैं ये किस नदी के किनारे हैं? सतलुज। कटक, संबलपुर ये किस नदी के किनारे हैं? तो महानदी के किनारे बसे हुए हैं। बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा। कुन्नुल शहर किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम के जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। सबसे पहले कल जो सवाल आपसे पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं? तो सही आंसर था ऑप्शन ए 12। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई है? तो उस बैठक का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? सही आंसर था ऑप्शन सी नई दिल्ली। जोजिला दर्रा कैसे जोड़ता है? तो वही जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखेंगे सही आंसर था ऑप्शन डी। नाथुला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में आता है। अब क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक कहाँ होगी? सॉरी, ये बैठक हो चुकी है, ये आपको बताना है कि ये बैठक कहाँ पर हुई है। अगला सवाल है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई है? निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोनसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।